तो यार हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है यार, अब वो देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, देख इलेक्ट्रो का मतलब है वो क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। क्या है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फुल फॉर्म क्या होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with charges at rest। यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, ठीक है ना। अब हम उसका डील करेंगे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे और कैसे फोर्स लगता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब यार चार्ज, चार्ज क्या होता है, अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन की बात करूं तो चार्ज क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज क्या होगा, अ चार्ज बॉडी हैविंग नेग्लिजिबल डायमेंशन, यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी होगी उस पर क्या होगा, नेग्लिजिबल डायमेंशन, यानी कि उसके डायमेंशंस क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, बहुत छोटे होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे, एज कंपेयर टू द सेपरेशन इन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ चार्ज। मतलब दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, उनके बीच के अंदर जो डिफरेंस है उसके मुकाबले जो उनका डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अ चार्ज बॉडी हैविंग negligible dimensions, that is its dimension are very small as compared to the separation in between them, या फिर टू पॉइंट चार्जेस भी बोल सकते हो। चार्ज हमें पता ही है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन हमने लिखी है, इसका कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो मेरे पास है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया ए, मैंने एक चार्ज रखा ए, और एक यहाँ पे क्या रख दिया, बी चार्ज रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक चार्ज ए रखा है और एक चार्ज का रखा है बी रखा है, ठीक है ना। अब मान लो इनकी रेडियस क्या है, भाई मैंने बोल दिया जो इनकी रेडियस है, सिर्फ इनकी रेडियस है आर, इनकी रेडियस क्या है आर, ठीक है ना, इनकी रेडियस क्या है, आर रेडियस है। ठीक है, अब इन दोनों के सेंटर से अगर मैं देखूंगा, इन दोनों के सेंटर से देखूंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के सेंटर से देखूंगा वो हो गया हमारे पास कैपिटल आर हो गया। क्या हो गया, कैपिटल आर। तो भाई पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन से, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन से क्या होगा कि भाई जो हमारा आर है, यानी कि ये साइज है, ठीक है, डायमेंशन इसके क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे इन दोनों के, उससे क्या डिफरेंस है कि ये चार्ज कितनी दूरी पे खड़े हैं। तो यानी कि दैट मीन्स कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल आर। ठीक है ना, तो यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। किससे होगा भाई, डिस्टेंस बिटवीन दी these distance between these two charges। ठीक है भाई, समझ में आया पॉइंट चार्ज क्या होता है, कि भाई जब हमारा रेडियस उन दोनों पॉइंट्स के, मतलब उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस से क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, उसके कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट चार्ज बोल देंगे।
ठीक है, दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा चार्ज से, मतलब चार्ज के डायमेंशन से, यानी कि उसकी शेप से जो भी है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई कूलम्स लॉ। अब हमारे पास क्या आता है, कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है, आपके फिजिक्स के अंदर पहले चैप्टर के अंदर ही जो कूलम्स लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। आसान है, बहुत आसान लॉ है, पर इंपॉर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बेस्ड आपके, मतलब कूलम्स लॉ अगर देखा जाए, जब हम एमएससी वगैरह के अंदर पढ़ते हैं तो इसमें हमारा सेंट्रल फोर्स वगैरह होता है, तो सेंट्रल फोर्स के अंदर ही हम कूलम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, ग्रेविटेशन लॉ वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। तो कूलम लॉ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उससे आगे आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं भाई, कूलम्स लॉ होता क्या है। तो कूलम्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन ये है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, it states that the force of interaction in between the two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance in between them। इसका मतलब क्या है भाई, सीधी सीधी बताऊं तो देखो, हमें कुछ नहीं करना, डेफिनेशन हमें रटनी नहीं है, फिजिक्स क्या है, समझने की है, फिजिक्स समझने की है भाई, तो हमें डेफिनेशन रटनी नहीं है। अब जैसे मान लो एक चार्ज है मेरे पास ए, ठीक है, मैंने बोल दिया इस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और एक चार्ज है बी, इस पे भी चार्ज कितना मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना भाई, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया आर है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है मेरे पास इन दोनों का, ठीक है। अब कूलम्स लॉ हमें कहता क्या है कि जो फोर्स है, क्या है, फोर्स, फोर्स है, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी को ही हम क्या कर देंगे, इसी को ही हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया कूलम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीस चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ है। अब भाई इसकी डेरिवेशन करते हैं, कूलम्स लॉ है, इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब देखते हैं भाई, इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन के अंदर क्या है, देखो हमने बताया था हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी, ठीक है। इस पे क्या है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, और इस पे क्या है, प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट अस सपोज r है, r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो कूलम ने क्या बोला था, मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। ये Q1 क्या है, Q1 है आपका चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। और ये क्या है, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस, हमारे पास ये r क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस
बिटवीन देम, ठीक है ना। अब यार हमने ये क्यों बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कहां से आ गई भाई, यहाँ पे हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों रख रहे हैं, फोर्स कहां से आ गई। तो भाई देखो, अगर ये दो चार्जेस है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो ये दोनों पार्टिकल्स हैं, तो क्या ये जो है ये ए पार्टिकल ये इस पे एक अपनी फोर्स नहीं लगाएगा, ए पार्टिकल क्या इस पे अपनी फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू दी फर्स्ट, और क्या बी ए पे फोर्स नहीं लगाएगा, एक बी भी तो एक फोर्स लगाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगी भाई F12 वेक्टर हो जाएगी वो। बी जो है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है और ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स के लॉ के हिसाब से क्या है भाई, हमारे पास जो हमारे पास F12 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F21, और क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज F, ठीक है भाई। फोर्स क्या होगी, दोनों हमने इक्वल रख दिया कूलम्स के लॉ के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, ठीक है। F क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 व्हिच इज प्रोडक्ट, ठीक है भाई। सबसे इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। फिर क्या हमारे पास फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको लेट अस सपोज क्या बोल देते हैं हम, सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना भाई। अब हम कंबाइन करेंगे जब फर्स्ट और सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास क्या आ जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। अब भाई मैं एक बात जानता हूँ, क्या मेरे को जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है इक्वल टू बनाने के लिए, तो मैं कांस्टेंट लगाता हूँ कि नहीं लगाता। अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू का साइन लगाना है तो मैं कांस्टेंट लगाता हूँ। वो कांस्टेंट क्या हो गया हमारे पास, के हो गया, के क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब ये के है, ये जो के है ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। हमारे पास के की वैल्यू जो होती है, के क्या होता है हमारे पास 1/4, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये एप्सिलॉन है, क्या है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या होता है भाई इसके अंदर, ये क्या है, ये होता है बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन होता क्या है। इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसमें एप्सिलॉन का काम क्या है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है हमारे पास ये। तो अगर अब आपको मैं फोर्स का पूरा फॉर्मूला बोलूं तो हमारे पास फोर्स का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि Q1 अपॉन Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्या ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बस फोर्स का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया फोर्स का। यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास कूलम्स लॉ है, यही क्या हमारे पास कूलम्स लॉ, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि लेट अस सपोज, लेट अज्यूम, हमने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया भाई, कि Q1 इज इक्वल टू Q2 है, और क्या है वो कितना है, 1 कूल है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है। कितना चार्ज है भाई, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज है। अच्छा, चार्ज की SI यूनिट में आपको बताना भूल गया, चार्ज की SI यूनिट क्या होगी आपके पास, कूलम होगी, क्या होगी, कूलम होगी। ये आप याद रखना, नोट कर लो, चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, कूलम होगी आपके पास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, Q1 Q2 क्या हो गया, बराबर हो गए, Q1 Q2 बराबर हो गए, दैट मींस कि F इज इक्वल टू में क्या हो गया, 1 × 1। और लेट अस सपोज कि हमने R भी कितना ले लिया भाई, 1 मीटर का ले लिया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम भी कितना हो गया, 1 मीटर का हो गया, अपॉन में 1 स्क्वायर इनटू का क्या था, K था हमारे पास, यही था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितना हो गया, F इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया भाई, F इज इक्वल टू किसके हो गया, K। F किसके इक्वल आ गया भाई, K के इक्वल आ गया, दैट मींस F इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये चीज आ गई। अब मैं इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ भाई, वो चीज क्या है, के की हमारे पास एक वैल्यू होती है, के की क्या होती है, वैल्यू होती है। के इज इक्वल टू में हमारे पास कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, के की वैल्यू है, ये क्या हमारे पास के की वैल्यू है। ये वैल्यू कब है, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस,
कहाँ पे भाई, वैक्यूम और फ्री स्पेस पे जो हमारे पास के की वैल्यू है वो कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 10⁻9, मैं इसको बोल सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या निकालूंगा, 1/4, पाई को हम क्या लेट करेंगे 1.34 इंटू एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू में 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया हमारे पास। हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी इस फॉर्मूले से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है। और एप्सिलॉन क्या था हमारे पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, ये की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्री स्पेस में क्या है, परमिटिविटी है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनता है भाई हमारे पास, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इसका, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास फोर्स होगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा फोर्स होगा, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि स्मॉल आर होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, लोअर कर्व ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ऊपर से आएगा फिर नीचे जाएगा, लोअर कर्व ग्राफ बनेगा आपका, इसका कर्व आएगा ऊपर से नीचे। तो ये क्या है हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक रिलेशन करवाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब वो रिलेशन कैसे है कि जैसे मान लो मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, फ्री स्पेस यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये तो सारा कुछ हम बात कर रहे थे वैक्यूम की, कि भाई जब हमारे पास चार्जेस क्या होंगे वैक्यूम के अंदर होंगे। देखो ये आपके पास आ गया ना, ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया। यानी कि अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे कि जब हमारे पास चार्ज किसमें था, वैक्यूम के अंदर था, ठीक है। तो क्या फोर्स होगा, अब हम सोच लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, क्या है मीडियम है, तो उसके अंदर फोर्स क्या होगा भाई, उसके अंदर फोर्स देख लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एफ नॉट है, लेट अस सपोज कि ये एफ है, फोर्स इन वैक्यूम, क्या है ये फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एफ नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया वैक्यूम के अंदर, फोर्स किस में आ गई वैक्यूम के अंदर। अब मान लो अगर वो किसी मीडियम में है, फोर्स इन मीडियम यानी कि किसी मीडियम के अंदर है हमारे चार्जेस, तो उसमें क्या फोर्स होगी भाई, ठीक है। उसमें देखते हैं तो हमारे पास एफ एम इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पे मीडियम के लिए हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन ले रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। लेट अस सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी एंड ये क्या होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। जब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों आया जरा ध्यान से देखना भाई इसको, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब पूरा डिवाइड में जो हमारे पास मीडियम के अंदर है 1/4 बाय एप्सिलॉन इनटू का Q1 अपॉन Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बच गया भाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास बच गया। सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, मीडियम के लिए ना ये मीडियम के लिए आपका, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन आएगा। अब हम जानते हैं ये ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। दैट मींस हमारे पास जो फोर्स आई है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम किसके बराबर आई है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये हमारे पास बहुत बहुत मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब कूलम्स लॉ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे भाई, कूलम्स लॉ पे हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन है आपके पास, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास, a free pitch ball
A free pith ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball, so that the upper ball is stationary. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A free pith ball A of 8 grams carries a positive charge of 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball, so that the upper ball is at stationary? मतलब क्या भाई, आपका एक पिथ बॉल है ए, ठीक है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम की है, वो क्या कर रही है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, ठीक है, उसका वो कितना है भाई, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगी भाई, हमें क्या निकालना है, उसका नेचर और मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? नेचर और मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका भाई? दूसरी पिथ बॉल का, जो उसके 5 सेंटीमीटर क्या है, बिलो है, 5 सेंटीमीटर क्या है, बिलो है, किसके? ए वाले के, यानी कि अपर बॉल कौन सी होगी हमारे पास? ए होगी। अपर बॉल हमारे पास क्या होगी? ए होगी। और जो लोअर बॉल है वो हमारे पास कौन सी होगी? बी होगी। अपर बॉल ए होगी और लोअर बॉल कौन सी होगी? बी होगी। तो हमें इस तरीके से निकालना है कि हमारे पास वो क्या रहे, अपर बॉल क्या रहे, स्टेशनरी रहे। अपर बॉल क्या रहे हमारे पास? स्टेशनरी रहे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है भाई, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पिथ बॉल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक पिथ बॉल है ए, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पिथ बॉल है, ठीक है ना, जिसपे क्या है, चार्ज है, जो क्या है, जिसपे चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज कितना है भाई हमारे पास? क्यू ए कितना है हमारे पास? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ये हमारे पास क्या है, चार्ज। और इसका मास कितना है? 8 ग्राम, ठीक है। इसका मास कितना है भाई हमारे पास? 8 ग्राम मास है। अब हमारे पास दूसरा चार्ज कहाँ पर है भाई? अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, चलो उससे पहले दूसरा चार्ज बना लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चार्ज कहाँ है? उसके जस्ट बिलो है। बी चार्ज क्या है? उसके जस्ट बिलो है। कितने सेंटीमीटर से बिलो है भाई? 5 सेंटीमीटर। जो हम ये गैप लेते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, एक पार्टिकल के सेंटर से लेके दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का गैप लेते हैं। ये चीज़ याद रखना, सेंटर से लेके दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का गैप लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इनके बीच का गैप कितना दे रखा है भाई आपको? 5 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? क्यू भी निकालना है। नेचर बोल रहा था और मैग्नीट्यूड बोल रहा था ना वो, कि नेचर बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ, क्यू भी निकालना है, ठीक है। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना कि आपको जो यहाँ पे फोर्स है, आप पे जो यहाँ पे फोर्स है, ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा बी की वजह से, लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो यहाँ नीचे, अगर देखो ऊपर है, वर्टिकली ऊपर है कोई चीज़, तो देखो नीचे उस पर एक फोर्स और लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमजी। एक एमजी फोर्स भी तो लगती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी हमारे पास, एमजी लगेगी पार्टिकल ए पे कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन स्पेशली मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपके किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के बराबर है आपके,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ये चीज़ हम जानते हैं। अभी हमने कूलम्स लॉ के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, क्या अभी अभी हम ये ऊपर पढ़कर आए कि नहीं आए? अभी अभी हम ये ऊपर पढ़कर आए, ठीक है। तो मैं क्या फोर्स ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ बी, ये लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, जो कि एफ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, के चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ बी अपॉन में आर स्क्वायर। क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब एम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8 ग्राम दे रखी है कि नहीं दे रखी? 8 ग्राम को अगर मैं केजीज में कन्वर्ट करूँगा तो कितना जाएगा मेरे पास? 8 ग्राम को अगर केजीज में कन्वर्ट करूँगा तो कितना जाएगा? डिवाइड बाय 1000 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है। किसमें हो गया ये? केजीज के अंदर हो गया। तो यानी कि मैं यहाँ पे एम क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10⁻³ ग्रेविटेशन। लेट अस अज्यूम कि हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई, जी की वैल्यू हमें पता ही होती है 9.8। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से 10 ले ली। क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू हमें पता ही है, के की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9। अब क्यू ए कितना दे रखा है हमें, क्यू ए कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है ना, क्यू ए 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कूलम, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। क्यू भी निकाल लेंगे हम, और आर हमें कितना दे रखा है भाई, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या है हमारे पास, ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर लेंगे भाई, ये बताओ, क्या मैं इस 5 को मीटर के अंदर चेंज कर सकता हूँ? सेंटीमीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू में, देखो यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/100 मीटर इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। भाई दोनों तरफ मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, मेरे को 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो यानी कि 5/100 इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब तो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, आर मेरे पास कितना आ गया, आर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मुझे समझ में आई कि नहीं आई? 12th क्लास के अंदर हो, वैसे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 5 इंटू 10⁻⁻² आ गया। अब मैंने क्या बोला था, आर का स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हम इसको ओपन कैसे करेंगे भाई, चलो ध्यान से देखो, 8 इंटू 10⁻² लिख दूँ मैं इसको, यहाँ पे मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू, अब ये क्या है, 10 की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे, और नीचे क्या होगी 10 की पावर -4, -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5। 10 की पावर आपके पास क्या आ गई भाई, 5 आएगी कि नहीं आएगी? 10 की पावर आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। इंटू में क्या आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे क्या होगा, एक 5 से 5 कैंसिल, 5 आ गया आपके पास, ठीक है। और इंटू का क्यू भी इसे लिख सकता हूँ, लिख सकता भाई, मैं लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 को नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 40/9 इंटू का, अब ये यहाँ पे नीचे आके 10 की पावर -7 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया, 10 की पावर -7 इज इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, क्यू भी आ गया। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू बी को, कि भाई 4/9 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ पे जो 10 था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -6 बन गया, ठीक है। नीचे लिख सकता हूँ मैं। अब मैं 4/9 को जब डिवाइड करूँगा, 4 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0.44 समथिंग कुछ आएगा, 0.44 10⁻⁻6, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्यू भी जो है हमारे पास कितना हो गया, वो मैं लिख सकता हूँ 4.44 इंटू 10⁻⁷ लिख सकता हूँ कूलम। आपको ऐसा यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, ऐसा यूनिट मत भूलना लगाना, ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना, ऐसा यूनिट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि जो क्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर। नेचर पॉजिटिव आ गया, आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, तो आपके पास मैग्नीट्यूड एंड नेचर आपके पास दोनों के दोनों आगे कि नहीं आ गए? ये रहा आपके पास भाई चार्ज, ये नेचर है पॉजिटिव नेचर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास। तो उसने क्या पूछा था, नेचर और मैग्नीट्यूड पूछा था, तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास। जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था हमें, वो क्या है हमारे पास, 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो ऐसे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई हम। ये क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रहा है, 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m kg आर
एंड चार्ज क्यू कूलम, यानी कि हमारे पास दो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है जिसका चार्ज क्या है हमारे पास क्यू कूलम है और मास क्या है m kg है, ठीक है ना। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेंट थ्रेड, उसको हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड यानी कि लटका दिया उसको एक से इंसुलेंट थ्रेड से, ईच 1 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है भाई, 1 मीटर लॉन्ग है, बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, यानी कि थ्रेड का जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पे थ्रेड का मास नेग्लिजिबल दे रखा है, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, यानी कि इसका मतलब क्या, देखो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, मतलब क्या है इसका। क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, उस चीज को ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने आपको क्या बता, देखो बेटा, कोई भी सरफेस मान लो, कोई भी मान लो इसको, ठीक है, जिससे जो हम उसको जो स्फीयर है उसको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, ठीक है ना। देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम, देखो मान लो कोई भी चीज़ अगर वर्टिकली लटकती तो कैसे होती है, ऐसे होती, वर्टिकली ऐसे स्ट्रेट जाती ना नीचे की तरफ, एंगल थीटा हमने सस्पेंड कर रखा है उसको कुछ ऐसे एंगल थीटा से, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कैसे, इक्विलिब्रियम यानी कि जितना एंगल यहाँ पर है, थीटा एंगल यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में यहाँ पे भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ है। अब ये क्या दे रखी है हमारे पास, ये क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ थ्रेड दे रखी है, ये थ्रेड है हमारे पास, ये क्या है, थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे पास, लेंथ ऑफ थ्रेड दे रखी है हमारे पास, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों मासेस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने सपोज क्या मान लिया, r मान लिया, r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। मास हम जानते हैं, मास हमारे पास क्या था, इस पे जो मास था, दोनों पे मास क्या है, सेम ही है, m है, दोनों पे मास क्या है, m है, ठीक है। और चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज कितना हमारे पास, q है, चार्ज क्या दोनों पे, q सेम है, ठीक है, q कूलम, कूलम लिखूंगा साथ में, q कूलम है, ठीक है ना भाई। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, क्या ये मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो वर्टिकली सस्पेंडेड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, अगर उसने बोला वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है, वहाँ से इक्विलिब्रियम के उस पे ले जाओ एक थीटा एंगल, ठीक है, यानी कि दोनों का यहाँ पे आपका गैप कितना है, थीटा थीटा डिग्री का है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, जो थीटा एंगल होता है, अगर ये मान लो सपोजेबली ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, लेट ए बी सी, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है ना भाई। इस ट्रायंगल में देखो थीटा के सामने हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, p बाई एच इजिकल टू साइन थीटा होता है, नहीं हम जानते हैं p बाई एच इजिकल टू में क्या होता है, साइन थीटा, तो यानी कि p इजिकल टू में क्या हो जाएगा, h साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो h कितना है हमारे पास, p इजिकल टू में क्या हो जाएगा, l साइन थीटा, ये चीज़ आ गई, तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो p है, ये p है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये l साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया। ऐसी सेम इधर भी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, l साइन थीटा, दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना, टोटली सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल्स इक्विलिब्रियम के अंदर है, इस वजह से, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं, दोनों मासेस अगर हैंग है, दोनों मासेस क्या है, अगर हैंग है, तो फिर हम इतनी चीज़ जानते हैं बेसिक कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पे थ्रेड पे क्या लगेगा, थ्रेड पे एक टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, थ्रेड पे टेंशन T लगेगा, ठीक है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बना देते हैं भाई, ये टेंशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, टी कॉस थीटा, हमारे पास क्या बन गया, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे क्या बन गया, टी साइन थीटा बन गया। और इस तरफ, इस डायरेक्शन में किसका फोर्स लग रहा है, ये इसका लग रहा है कि नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एफ ई हो गया, एफ ई क्या है मेरे पास, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये कंपोनेंट्स हो गया हमारे पास, टेंशन टी क्या होता है हमारे पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेंशन टी क्या है हमारे पास, टेंशन, एम हमारे पास मास है, जी स्मॉल जी में पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम में जब हम इसको देखेंगे, कब, एट इक्विलिब्रियम पे,
इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास, वर्टिकल इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम आएगा सबसे पहला हमारे पास। वर्टिकल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, देखो भाई, क्या मैं बोल सकता हूँ कि टी कॉस थीटा और एमजी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है, वर्टिकल यही तो होगा, टी कॉस थीटा और एमजी, क्या आ गया, टी कॉस थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, एमजी आ गया वर्टिकली इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इसको हमने सपोजिटली क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया भाई, इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। दूसरा मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के अंदर देखेंगे भाई क्या है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा, ये किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ कि टी साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चीज समझ में आई कि नहीं आई, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया, क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, हमने साइन बना दिया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू में एफ ई अपॉन एम जी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टैन थीटा इज इक्वल टू में एफ ई अपॉन एम जी हो गया कि नहीं हो गया, मैं चीज़ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, ठीक है ना। अब आपने बोला कि सर डिवाइड क्यों किया, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किससे किसको डिवाइड करना है। एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, क्या आपके पास क्वेश्चन में टैन थीटा दे रखा है कि नहीं दे रखा, टैन थीटा दे रखा है। हम टैन थीटा कैसे बनाएंगे, मेरे को पता है यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा है, साइन थीटा है, और मैं जानता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, टैन थीटा होता है कि नहीं होता। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट से, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या मैं टैन थीटा निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जो चीज़ प्रूव करनी होती है ना, आपको क्वेश्चन के अंदर आपको जो चीज़ प्रूव करनी है, पहले तो आप ये सोचो कि आप उस चीज़ को निकाल कहाँ से सकते हो, कैसे यूज करके आप उस चीज़ को ला सकते हो। पहले तो आप ये देखो, मेरे को पता है कि भाई देखो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, मेरे पास इक्विलिब्रियम है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दो इक्विलिब्रियम है, मेरे को दिख रहा है टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा सेकंड और फर्स्ट को, तो मेरे पास टैन थीटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टेंशन कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों, क्योंकि टेंशन तो उसने पूछा ही नहीं है, टेंशन तो उसने पूछा ही नहीं है, टेंशन पूछा उसने नहीं पूछा प्रूफ के अंदर, देखो mg पूछा, mg भी आ गया, टैन थीटा भी आ गया, अब क्या आ रहा है 4 और साइन। तो देखो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा का कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखना। अभी जो हमने इक्वेशन निकाली, वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, टैन थीटा इज इक्वल टू में एफ ई एम जी थी, यही थी। क्या मैं एफ ई को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ई इज इक्वल टू में एम जी टैन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं एफ ई जानता हूँ, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो मेरे को पता है क्या होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है, इसके बराबर है भाई एम जी टैन थीटा। दूर दूर हो गया ये है, दूर दूर नहीं लिखते वरना कंफ्यूजन हो जाती है, एम जी टैन थीटा के बराबर हो गया भाई। अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ भाई, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू में Q2 है, दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, Q कूलम का है, दोनों पे चार्ज सेम है, Q है, ठीक है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एम जी टैन थीटा, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे सर ध्यान से एक चीज़ और देखना, इधर फोकस करो आप देखोगे जो आपके पास ये आर है, ये जो आपके पास आर है, ये क्या है, ये पूरा आर, ये पूरा आर, एक एल साइन थीटा ये है, अगर इस एल साइन थीटा में प्लस कर दूँ ये वाला एल साइन थीटा, क्या ये आर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पूरा का पूरा। तो आर इज इक्वल टू मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 2l साइन थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, आर किसके बराबर हो गया, 2l साइन थीटा, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू में 2l साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये चीज़ आ गई। अब देखना जरा अब क्या होता है, तो मैंने क्या बोल दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एम जी टैन थीटा, मैं चीज़ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, ठीक है। तो मेरे पास क्यू स्क्वायर क्या आ गया, मैं इस सबको यहाँ ले जाऊँ, इस पूरे को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 एम जी एल स्क्वायर, 4 क्यों आया भाई, जरा ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एल का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ये आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या यही चीज़ मेरे को प्रूफ नहीं करनी थी? जो मेरे को प्रूफ करना था क्या वो यही चीज़ नहीं थी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। ये क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर हो गया और प्रूफ सॉल्यूशन हो गया ये हमारे पास। समझ में आया हमने कैसे प्रूफ किया कैसे नहीं किया? ठीक है, हमने क्या किया, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बताओ, आ गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो घर से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आप प्रैक्टिस कर आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी स्टार्ट हुआ है, आई थिंक एंड आई गेस कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आ गई हो, आज का लेक्चर पूरा समझ के अंदर आ गया हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।